हाउ टू लूज योर फियर एंड फाइंड योर की टू हैप्पीनेस में स्पष्ट किया है कि क्रियाशीलता को सुनियोजित एवं सुसंबद्ध करने से इस मूड ऑफ होने के रोग से छुट्टी मिलती है। उनके अनुसार एक औसत मनुष्य अधिकतम 16 से 18 घंटे क्रियाशील रह सकता है। यहाँ क्रियाशीलता का मतलब एक ही कार्य में खुद को लगाने से नहीं है। इस अवधि में 6 से 8 घंटे उसे व्यक्तिगत जीवन की देखभाल, घर परिवार, आत्मीय संबंधियों को देने पड़ते हैं। इससे एक काम यह भी होता है कि वह हल्का होता है और ताजगी प्रदान प्राप्त कर लेता है। बचे हुए 8 से 10 घंटे को श्रमशीलता में नियोजित किया जा सकता है। ऐसा करना उचित भी है। शर्मन का कहना है कि प्रारंभ में हो सकता है इस अवधि में लगातार काम करने में घबराहट, बेचैनी का सामना करना पड़े। उन्होंने कई प्रयोगों में इसे सच पाया। देखा यह गया कि काम छुड़ा देने पर बेचैनी, घबराहट आदि सब गायब हो जाती है। निष्कर्ष में पाया गया कि इसका कारण काम नहीं, श्रम, मनोयोग एवं जिम्मेदारी की भावना, इन तीनों की असंबद्धता थी। जैसे ही सुसंबद्धता आती गई, मूड ऑफ होने की तकलीफ भी दूर हुई और क्षमताएं भी बढ़ती देखी गई। उन्हीं के शब्दों में, जब स्वयं हम कोई काम करते हैं तो थोड़ी देर बाद थकान सी अनुभव होती है। उस समय काम छोड़कर आराम किया जाए तो थोड़ी ही देर में थकान समाप्त हो जाती है। पर यदि काम करते ही रहा जाए तो भी थोड़ी देर में थकान समाप्त हो जाती है। उनके अनुसार दूसरी स्थिति में थकान का अनुभव ना होना व्यक्ति की कार्य के प्रति गहरी अभिरुचि दर्शाता है। वे कहते हैं कि यदि धीरे धीरे कार्य में रुचि जगाकर उसमें मन को लगाकर काम करने की आदत डाली जाए तो मनुष्य आश्चर्यजनक रूप से अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। जिन्होंने भी जीवन के इस सूत्र को धारण किया, वे कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां पा सकने में सफल हुए। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन ने एक स्थान पर अपने बारे में बताते हुए कहा कि प्रारंभ में बहुत देर तक पढ़ने में मेरा मन रह रह उचट जाता था। पढ़ना चाहता था पर मूड नहीं बनता था। अधिक आखिर एक दिन मेरे पिता ने मार्ग सुझाया। कहा, पहले पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करो। शरीर और मन की असंतुलित दशा ही इसका प्रधान कारण है। धीरे धीरे मैंने इसका अभ्यास शुरू किया और कुछ ही दिनों के बाद फिर कभी मन उचटने की शिकायत नहीं हुई। बात भी सही है। क्रमबद्धता और नियमितता हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को बनाए रखने के लिए सहायक है। एक दिन बहुत काम किया, दूसरे दिन ढीले पड़े रहे तो क्रमबद्धता टूटती है, जिसका हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। इसी प्रकार उत्तेजित दशा में कुछ करना भी ठीक नहीं होता। हमारे क्रियाकलाप वर्ष भर रहने वाली सरिता की तरह अविरल रूप से एक गति में होने चाहिए, ना कि बरसाती नाले की तरह जो 4 दिन तो किनारों को फोड़ता बहता है और बाकी दिन सूखा पड़ा रहता है। अनियमितता और क्रमहीनता मनुष्य की शक्ति को वैसे ही चुका देती है जैसे बरसाती नाला। मनोवैज्ञानी नेपोलियन हिल अपने अध्ययन थिंक एंड ग्रो रिच में इसका एक और कारण बताते हैं, और वो है शारीरिक और मानसिक श्रम में सामंजस्य न होना। प्रायः दिन भर दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी मानसिक श्रम तो करते हैं, पर शारीरिक श्रम की उपेक्षा कर देते हैं। इस असंतुलन के कारण मूड ऑफ होने की बीमारी ही उनके पल्ले पड़ती है। चाहे एक्सरे के आविष्कारक रॉयटजन हो
या साहित्यकार अर्नाल्ड टाइनबी किसी के भी जीवन का अध्ययन करें तो पाएंगे उन्होंने व्यस्त मानसिक कार्यों के साथ साथ शारीरिक श्रम को भी महत्व दिया। हम अपने जीवन में भी ये कर सकते हैं। यदि हमारा काम मानसिक है तो थोड़ा सा शारीरिक श्रम, चाहे वह खेल कूद हो या वाटिका में फूल पौधे ठीक करना, यह हमारे मूड को हल्का फुल्का बना देंगे। यदि काम शारीरिक श्रम संबंधी हो तो रचनात्मक साहित्य का अध्ययन बिगड़े मूड को ठीक कर देगा और यह अड़ियल टट्टू की तरह वहां जहां तहां अड़ना बंद कर देगा। यदि हम कार्य में श्रम, मनोयोग एवं जिम्मेदारी की भावना का सम्मिश्रण करना तथा जीवन क्रम का सुनियोजन करना सीख जाएं तो हमारी क्षमता कई गुनी विकसित हो सकती है और कार्य का स्तर भी बढ़ सकता है। पिछड़ापन तो दूर होगा ही, साथ ही मूड खराब होने की शिकायत भी न रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्पष्ट वाचन के लिए। बहुत ही बढ़िया विषय है। तो मेरा रामेंद्र जी से निवेदन है कि इसका सार प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण बिंदु सभी के समक्ष रख सकते हैं। जी जी भैया, सार प्रस्तुतिकरण भी मैं ही करूंगी। हाँ ठीक है। हमने पढ़ा मूड ऑफ हो जाना। मूड ऑफ होना, इसमें गुरुदेव ने बताया कि जो आधुनिक और सभ्य लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उसी में ये रोग जो है अधिकांश वही लोग इस रोग से ग्रस्त हैं। उन्हीं लोगों से सुना जाता है कि इस काम को नहीं कर सके, मेरा मूड ही नहीं हुआ इस काम को करने का, आज ऑफिस जाने का मन नहीं है। इस रोग की दवा जो है वो डॉक्टर के पास नहीं है, उन्हीं लोगों के पास है जो कहते हैं मूड ऑफ हो गया। ये रोग जो गुरुदेव ने बताया, ये बहुत बड़ा भयंकर रोग है। दवा इसको अगर सही नहीं किया गया तो हमारा जीवन शुष्क नीरस हो जाएगा और आकर्षण विहीन हो जाएगा। अब मूड ऑफ होने के लक्षण क्या बताए उन्होंने? शरीर के अंगों में हल्की पीड़ा, हमारे अंगों में पीड़ा रहेगी, शिथिलता आ जाती है, आलस्य आ जाता है, काम नहीं करने का मन करेगा, सर भारी हो जाएगा, मन बेचैन हो जाएगा। और ये जो शिकायत है वो 50% लोगों में आजकल देखी गई है। और वस्तुतः ये हमारे अपने आप द्वारा ये है क्या, मतलब हमारे हम मतलब अपने आप ही इस अपने मन पे लाद देते हैं इस थकान को, जो भविष्य में हमें रोगों के रूप में भी मिलती है। इसमें बताया जा रहा है शारीरिक शक्ति का जितना संबंध आहार से है, उससे अधिक जीवन क्रम की नियमितता से है। जितना हमारे लिए खाना इम्पोर्टेंट है, आहार हमारा इम्पोर्टेंट है, उतना ही जीवन की नियमितता होना, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसका नियमित होना बताया जा रहा है। इसमें इसका नियमन और निर्धारण किया गया है। उसे जिसने इसका मतलब उसको निर्धारित कर लिया, नियमित कर लिया अपने जीवन को, उसको ना थकान अनुभव होगी ना कमजोरी। हमारे सब काम टाइम पे होंगे तो हमें थकान ही नहीं लगेगी और ना हमारा मूड खराब होगा। मूड खराब क्यों होता है? जब हमारे काम टाइम पे नहीं हो जाते, हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तब हमारा मूड खराब होने लगता है। आजकल के समय में अनेक साधन जुड़ जाने से शरीर को तो आराम मिला है, पर मन काफी बोझल हो गया है। मतलब इतने साधन तो हमारे इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे साधन, हमें आराम भी मिलता है, लेकिन हमारा मन फिर भी अशांत है। हम अर्थ प्रधान युग की वजह से हम केवल काम ही काम में लगते हैं, लेकिन अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते। इसमें ये भी कहा गया है कि जितना हम थकते हैं उतनी थकान
मतलब जितना हम शारीरिक श्रम से नहीं थकते, जितना कि हम दिमागी काम से अपने थक जाते हैं। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक, विचारक, मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक द एनर्जी ऑफ मैन में अनेक प्रकार से स्पष्ट किया कि मनुष्य अपनी शक्ति का एक छोटा सा भी अंश अपने काम में नहीं ला पा रहा है। हम अपनी शक्ति को यूज ही नहीं कर पा रहे। यदि संपूर्ण शक्ति से काम लेने की कला सीख जाए तो वह अपने जीवन में आश्चर्यजनक उपलब्धियां पा सकता है। उन्होंने उन्होंने इन शक्तियों के ठीक से अभिव्यक्त न होने के कारणों पर विचार करते हुए कहा, सामान्यतः संसार में दो तरह के आदमी बताए, एक तो निष्क्रिय जो काम करते ही नहीं है, निकम्मे हैं, और दूसरे क्रियाशील जो काम करते हैं। अब क्रियाशील व्यक्तियों को भी उन्होंने दो भागों में बांटा। एक तो वो है जो काम तो करते हैं लेकिन उनके पीछे काम के पीछे डर रहता है कि काम करेंगे तो डर की वजह से उनसे काम ही नहीं होता। काम नहीं करेंगे तो क्या मेरा बॉस मुझसे नाराज हो जाएगा, पता नहीं कैसा व्यवहार करेगा। तो इस तरह की उनको भय उनको घेरे रहता है। दूसरी स्थिति में लोग क्या करते हैं, लोभ लालच में ग्रस्त होकर तरह तरह के सपने बुनते हैं, गगनचुंबी कल्पनाएं करने में जुटे रहते हैं। जेम्स के अनुसार पहली स्थिति में क्या होता है, चिंताजनक अवसाद को जन्म देती है। उससे भय की वजह से बहुत हम उसमें अवसाद में आ जाते हैं और शंकाओं से घिरे रहने के कारण काम भी हम नहीं कर पाते। काम भी हमारा मन भय में ही लगा रहता, तो हमारा जो काम जो हमें करना था वो अधूरे मन से ही हो पाता है। मूड की खराबी, अत्यधिक थकान, और इससे क्या होता है, मूड खराब होता है और हमें बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। दूसरी दशा में काम तो दिखता है लेकिन वो पर परिपूर्ण मनोयोग के अभाव के कारण वो क्या है, वो ज्यादा घसीटता है काम को, और उससे क्या है, थकान होती है उसको और मूड की खराबी ही पल्ले पड़ती है। उसमें दूसरी स्थिति में जो बताया है कि सपने बुनना, सपनों के चक्कर में हम बहुत एक्स्ट्रा वर्क करते हैं कि हम हमारे सपने पूरे हो जाएं, बहुत गगनचुंबी कल्पनाएं करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, थकान होती है और मूड की भी खराबी होती है। दोनों ही दशाओं में व्यक्ति की समूची क्षमताएं अभिव्यक्त नहीं हो पाती। एक तीसरी स्थिति का विवेचन करते हुए मनोवैज्ञानिक हेराल्ड शर्मन ने अपने अध्ययन हाउ टू लूज योर फियर्स एंड फाइंड योर की टू हैप्पीनेस में स्पष्ट किया है कि क्रियाशीलता को सुनियोजित एवं सुसंबद्ध करने से इस मूड ऑफ होने के रोग से छुट्टी मिल सकती है। तीसरे मनोवैज्ञानिक हेराल्ड शर्मन ने कहा कि हमारी जो क्रियाशीलता है उसको सुनियोजित कर ले हम, और उसको सुसंबद्ध कर लें तो इस रोग से हमें मुक्ति मिल सकती है। उनके अनुसार क्या कह रहे हैं कि 16 से 18 घंटे तक व्यक्ति अधिकतम क्रियाशील रहता है। क्रियाशील का मतलब ये नहीं है यहाँ पे खुद को एक ही कार्य में लगाना नहीं है। इसका उन्होंने 6 से 8 घंटे तक उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने जीवन की देखभाल, हमारा जीवन की देखभाल करनी है। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही हम आगे काम को कर पाएंगे। घर परिवार की भी देखभाल करनी है और अपने आत्मीय संबंधियों को भी समय देना है। उसके लिए उन्होंने 6 से 8 घंटे की अवधि दी। इससे एक काम यह भी होता है कि वह हल्का होता है। अगर लाइफस्टाइल अच्छा होगा, वो हम अपने जीवन पे ध्यान देंगे तो हमें हल्का महसूस होगा। अपने शरीर पे भी हमें सबसे पहले काम अपनी बॉडी पे करना होता है, तो उसे क्या होगा, ताजगी प्राप्त होगी। बचे हुए 8 से 10 घंटों को श्रमशीलता में नियोजित किया जा सकता है। बचे जो 8 से 10 घंटे हम अपना जो हमारा ऑफिस वर्क है, जो भी हम श्रम करते हैं उसमें बताया है। ऐसा करना भी उचित ही है। शर्मन का कहना है कि प्रारंभ में हो सकता है कि इस अवधि में लगातार काम करने से घबराहट, बेचैनी का सामना करना पड़े। तो कई प्रयोगों के बाद उन्होंने सच पाया, मतलब जो एक उसमें
कि काम छुड़ा देने पर बेचैनी, घबराहट आदि गायब हो जाती। निष्कर्ष में पाया कि इसका कारण श्रम नहीं था, मनोयोग एवं जिम्मेदारी की भावना, इन तीनों की असंबद्धता थी। जैसे जैसे हम अपने काम में सुसंबद्धता लाते गए, मूड ऑफ होने की तकलीफ भी दूर होती गई। उन्हीं के शब्दों में जब स्वयं हम थकान था कि यदि हम काम ही करते रहा जाए तो भी थोड़ी देर में थकान समाप्त हो जाती। लेकिन ये काम अगर कोई रुचि वाला हम काम कर रहे हैं अपनी, उसमें बहुत रुचि, हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसमें क्या थकान होते हुए भी उसे करेंगे तो भी थकान नहीं लगती है। उनके अनुसार दूसरी स्थिति में थकान का अनुभव न होना व्यक्ति की कार्य के प्रति गहरी अभिरुचि, हमारा बहुत इंटरेस्ट है उसमें। वे कहते हैं कि यदि धीरे धीरे कार्य में रुचि जगाकर मन को लगाकर काम करने की आदत डाली जाए तो मनुष्य आश्चर्यजनक रूप से कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। हमें जो भी काम करना है उसमें इंटरेस्ट जगाना है, तभी हम उस काम को आश्चर्यजनक रूप से कर सकते हैं, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जिन्होंने भी जीवन के इस सूत्र को धारण किया वे बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां पा सकने में सफल हुए। इसमें एक एग्जाम्पल वैज्ञानिक सीवी रमन जी का दिया है, जो कहते हैं कि पहले मेरा मन पढ़ाई में ही नहीं लगता था, तो उनके पिता ने उनको बताया कि पहले आप पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करो। तो शरीर और मन की असंतुलित दशा ही प्रधान कारण है। धीरे धीरे मैंने उसका अभ्यास शुरू किया तो कुछ दिनों के बाद मन उचटने की शिकायत नहीं हुई। तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट पैदा कर लिया पढ़ाई में, जिससे फिर उनको मन उचटने का काम हुआ ही नहीं। बात भी सही है, क्रमबद्धता और नियमितता हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को बनाए रखने के लिए सहायक है। हम क्रमबद्धता हमें मतलब अपने काम को रोज डेली उस नियम से करना है। अगर एक दिन, इसमें बोला गया, अगर एक दिन बहुत ज्यादा वर्क कर लिया और दूसरे दिन हम ढीले पड़ गए बहुत ज्यादा वर्क करने से, तो इसमें उदाहरण दिया है, हमें एक गति से काम करना है। जैसे बहने वाली नदी अविरल रूप से एक गति में होनी चाहिए, ना कि बरसाती नाले की तरह जो 4 दिन तो किनारे तोड़ता है फिर सूखा पड़ा रहता है। तो मनोवैज्ञानिक नेपोलियन हिल अपने अध्ययन थिंक एंड ग्रो रिच में एक और कारण बताते हैं, और वो है शारीरिक और मानसिक श्रम में सामंजस्य न होना। नेपोलियन हिल ने एक अपनी बुक में बोला है, थिंक एंड ग्रो रिच में, कि हमारा एक जो सामंजस्य नहीं है शारीरिक और मानसिक श्रम में। हम प्राय दिन भर दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी मानसिक श्रम तो करते हैं, शारीरिक श्रम की उपेक्षा कर देते हैं। मतलब दोनों चीजों में सामंजस्य होना चाहिए। मानसिक कार्य कर रहे हैं तो हमें शारीरिक भी जरूरी है उसके लिए। चाहे एक्सरे के आविष्कारक रोएंटसन हो या साहित्यकार अर्नाल्ड टाइनबी, किसी के जीवन का भी अध्ययन करें तो पाएंगे व्यस्त मानसिक कार्यों के साथ साथ शारीरिक श्रम को भी महत्व दिया है उन्होंने। जब हमने अपने जीवन में यह कर सकते हैं, यदि हमारा काम मानसिक है तो थोड़ा सा शारीरिक श्रम करें, चाहे वह खेल कूद हो। हमारा काम अगर मानसिक है तो हमें शारीरिक श्रम में भी टाइम देना चाहिए, चाहे उसके लिए हम खेल कूद कर लें या गार्डनिंग कर लें। तो ये क्या करता है, हमारे मूड को हल्का फुल्का बना देता है। यदि शारीरिक श्रम हमारे काम में शारीरिक श्रम है तो हमें रचनात्मक साहित्य का अध्ययन हमारे बिगड़े मूड को ठीक कर देगा। यदि हम कार्य में श्रम, मनोयोग एवं जिम्मेदारी की भावना का सम्मिश्रण करना तथा जीवन क्रम का सुनियोजन करना सीख जाएं तो हमारी क्षमता कई गुना विकसित हो सकती है। मतलब हमारा जीवन क्रम लाइफस्टाइल हम जितना अपना अच्छा बना लेंगे उतना ही हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। बहुत बहुत आभार।
आज के सार प्रस्तुतिकरण के लिए। तो हरदेश जी और रामेंद्र जी, अ, इनका भी काफी व्यस्त जीवन रहता है। ये अपना स्कूल चलाते हैं और साथ में गृहस्थ का कार्य और आध्यात्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। तो हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि एक आज के बड़े ही सर्वसाधारण में व्याप्त रोग का इसमें वर्णन किया गया है, जिसको कहते हैं मूड ऑफ हो जाना। और लगभग हर व्यक्ति के मुंह से हम लोग ये बात सुनते हैं कि आज मेरा मूड ऑफ है, या उसने मेरा मूड ऑफ कर दिया है। तो ये विषय हम सभी के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और गुरुदेव ने इसके पीछे का कारण भी बताया है। जबकि हम लोग ये तो जानते हैं कि मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन ये नहीं जानते कि इसके पीछे के कारण क्या है। तो बहुत अच्छा इसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर दिया है, और इसका सार प्रस्तुतिकरण भी काफी अच्छा रहा। तो मेरा निवेदन है कि इसमें और भी भाई बहन इसमें अपनी बात को ये रख सकते हैं। क्योंकि जो इसमें प्रधान कारण ये बताया हुआ है, इसमें अगर आज के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाए, तो ये कहा है कि आज के समय में साधन तो, आराम के साधन तो बहुत जुड़ गए हैं, पर मन काफी बोझिल हो गया है। वातावरण की कृत्रिमता और अर्थ प्रधान युग की जटिल प्रक्रिया कुछ ऐसी हो गई है कि मनुष्य को मानसिक आवेगों से छुटकारा नहीं मिलता है। हम लोग विचार करने का प्रयास करें। आज की तुलना अगर पुराने समय से, पुराना समय ना कह के इसको 30 40 50 वर्ष पहले के समय से इसकी तुलना करें, तो मनुष्य के ऊपर मानसिक दबाव बहुत अधिक बढ़ा है। जैसे जैसे मनुष्य ने सुविधा संपन्न बनने का, संसाधन इकट्ठा करने का, जब से उसके अंदर एक इच्छा ये पैदा हुई है कि अधिक से अधिक संसाधन मेरे पास में हो, ऐशो आराम के साधन मेरे पास में हो, उसका शरीर तो आराम में आया है, मन बोझ तले दबता चला जा रहा है। जैसे हम लोग ये देखें, जब हम लोग छोटे थे बचपन में, तो उस समय कार एक लग्जरी हुआ करती थी। बहुत कम लोगों के पास इतना रुपया इकट्ठा होता था, और उस रुपए को इकट्ठा करके वो कार खरीदते थे। तो कार एक अमीरी की एक चिन्ह हुआ करता था कि इसके पास में जो है, ये पैसे वाला व्यक्ति है, इसके पास कार है। लेकिन और उसमें निश्चित है कि एक पैदल चलने वाले, एक साइकिल पर चलने वाले, या दो पहिया वाहन पर चलने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कार में चलने वाले को अधिक आराम रहे। सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, तो उसमें एक शारीरिक, तो उसको आराम तो रहेगा ही उसको। लेकिन आज के समय में हम ये देखें कि जैसे ही व्यक्ति की नौकरी लगती है, या जैसे ही व्यक्ति थोड़ा सा अर्थ संपन्न बनता है, तो तमाम बैंक जो है उसको लोन देने के लिए पीछे उसके लग जाते हैं। एक साल भर, 2 साल भी व्यक्ति अगर जॉब कर लेता है, 2 साल क्या, 3 4 महीने की स्टेटमेंट को देख के जो है व्यक्ति, बैंक पूरा का पूरा लोन दे देते हैं। जैसे ही व्यक्ति जॉब में आता है, कार भी खरीद लेता है,
मकान भी खरीद लेता है, सारी सुविधाएं, हर एक सुविधाएं जो उसको उसके जीवन को संसाधन संपन्न बना सकती हैं, तो वो सारा कुछ वो अपने जीवन में खरीद लेता है। लेकिन एक एक करके जो मानसिक बोझ उसके ऊपर चढ़ता हुआ चला जा रहा है, जैसे गाड़ी की ईएमआई भरनी है, गाड़ी की सर्विस करवानी है, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, गाड़ी में कोई खराबी होगी उसको ठीक करवाना है, घर की ईएमआई भरनी है, घर में रिनोवेशन करवाना है, टूट फूट हो रही है उसको सही करवाना है, और 50 तरीके की चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई है। एसी लगा हुआ है, तो उसका एसी का जो है पूरा का पूरा उसको जो है, तो जितने भी संसाधन, लग्जरी जितने भी संसाधन माने जाते हैं उस सबके साथ में एक ना एक मेंटेनेंस का ये जुड़ा होता है। और उतना ही उसका दिमाग जो है उसमें, उसके ऊपर एक मानसिक बोझ बढ़ता हुआ चला जाता है। आज आरओ की सर्विस करवानी है, कल कार की सर्विस करवानी है, परसों एसी की सर्विस करवानी है, कभी किसी की सर्विस, कभी किसी की सर्विस, कभी जो है टीवी खराब हो गया, तो कभी लैपटॉप खराब हो गया, कभी फोन खराब हो गया, है ना। जितने, तो ये बिल्कुल जितने हमारे ये बढ़ते जा रहे हैं, एक एक हमारे ऊपर मानसिक बोझ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो शरीर और मन में असंतुलन पैदा हो रहा है, और यही असंतुलन का कारण है कि हम लोग जो तनाव ग्रसित होते हैं, एक मानसिक बोझ हमारे ऊपर आता है, तो उस तनाव से, मानसिक बोझ से व्यक्ति का मूड ऑफ होने लगता है। इसमें कई, इसमें और भी बहुत सारे कारण बताए हैं, अनियमितताएं बताई हैं मनुष्य की। आज एक काम कर लिया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर नहीं किया। जीवन अनियमित क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जीवन क्रम अनियमित हो गया। ना हमारे खाने का समय है, ना हमारे सोने का समय है, ना हमारे कोई कार्य करने का समय है। जब भी जो मन में आ रहा हम लोग वो कर रहे हैं। अगर अभी मोबाइल लेके बैठे हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं, कोई अच्छी मूवी कोई चल रही है, कोई अच्छा कोई क्लिप चल रहा है, तो उसको देखते देखते पता नहीं लगा 2 से 3 घंटे कब बीत गए। नींद अनियमित हुई, सुबह का जगना अनियमित हो गया, फिर सुबह का जगना अनियमित हुआ, तो फिर उसके बाद की क्रियाएं अनियमित हो गई, उसमें जो है अपने नित्य क्रम अनियमित हो गए, उसमें ऑफिस जाने का क्रम अनियमित हो गया। जब ऑफिस जाने का क्रम अनियमित हुआ, जब वहां पर आपाधापी में जब पहुंचे, तो फिर वहां के काम से जो है और ऊपर जो है जब उसका वो आता है, तो व्यक्ति अगर आपाधापी वाले मस्तिष्क से काम करना प्रारंभ करेगा, तो निश्चित वो जो है अपने ऊपर और उसका जो है एक आपाधापी का वजन लाद लेगा। अब इसमें ये कहा गया है कि जो अपने बॉस का डर है कि वो जो है किस प्रकार से क्या बोलेगा, कैसे कहेगा, अगर अगर कुछ काम नहीं हुआ तो नाराज हो जाएगा, पता नहीं उसका कैसा व्यवहार रहेगा। तो ये जो है एक भयजनित समस्या उसको हमेशा घेरे रहती। और दूसरी स्थिति में एक और बताया है कि लोभ लालच से ग्रसित होकर व्यक्ति तरह तरह के गगनचुंबी सपने बुन लेता है, और उसको पूरा करने के लिए वो जो है उसमें निरंतर निरंतर लगा रहता है। तो पहली स्थिति में कहा है कि पहली स्थिति जो होती है ये अवसाद को पैदा करती है, चिंता जनित अवसाद को पैदा करती है। मतलब हमारे जीवन में अनियमितता आई, हमारे जीवन में अनियमितता आई, तो काम के विषय में हमारे प्रति हमारे अंदर भय पैदा हो गया, और भय पैदा हुआ तो फिर एक जीवन में अवसाद की स्थिति पैदा हो गई, एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई, चिंता की स्थिति पैदा हो गई, पता नहीं कैसे काम होगा, बॉस तो डांटेगा, ऑफिस में क्या होगा, कैसे होगा। और दूसरी स्थिति में व्यक्ति जो है उसी उसमें आवेग में दौड़ा चला जाता है कि मुझे ये इकट्ठा करना, मुझे ये इकट्ठा करना। परिपूर्ण मनोयोग के अभाव में शरीर ज्यादा घसीटे जाने के कारण थकान व मूड खराबी ही पल्ले पड़ती। तो मनोयोग तो नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर को घसीटे चले जा रहे हैं, घसीटे चले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी आशाएं, अपेक्षाएं, ये सब ये हमें जो है ये पूरी करनी। तो इन दोनों स्थितियों में जो है व्यक्ति के लिए ये बताया, इन दोनों ही दशाओं में व्यक्ति की समूची क्षमताएं अभिव्यक्त नहीं हो पाती हैं। तीसरी स्थिति में ये बताया हुआ है कि व्यक्ति जो एक सुनियोजित सुसंबद्ध ढंग से काम करता है, जिस पर गुरुदेव कहा करते थे कि सुबह उठ के अपने जीवन का क्रम बनाए और अपनी जीवनचर्या बनाए, और ऐसी जीवनचर्या बनाए जो जो थकाने वाली और बोझिल ना हो। गुरुदेव ने कभी नहीं बताया कि जो है ऐसी
दिन भर ऐसे काम में लगे रहो कि आप थक जाओ और बोझिल हो जाए। ऐसी दिनचर्या बनाए, अपने आप को व्यस्त तो रखें, पूरा दिन भर व्यस्त तो रहें, लेकिन दिनचर्या वैसी ना हो, बोझिल ना हो कि जो हमें थका दे। व्यस्त भी रहना, थके भी ना। इसके लिए क्या है, रुचि पैदा करना। और रुचि तभी पैदा होगी जब हमारे कामों में नियमितता आएगी, जब समय से कोई काम किए जाएंगे, जब उसमें जो है एक उत्साह उमंग के साथ में काम किए जाएंगे। तो इसमें डॉक्टर सीवी रमन का उदाहरण दिया है कि काम तो करते थे, पढ़ते थे, लेकिन थक जाते थे, क्यों, रुचि नहीं थी उसमें। तो सबसे पहले रुचि और उमंग पैदा करने की बात इसमें कही गई है। गुरुदेव भी जब ध्यान करवाते हैं तो ये बोलते हैं कि अन्नमय कोश में ओजस, ओजस मतलब उत्साह और उमंग, स्फूर्ति और उत्साह। तो जब स्फूर्ति उत्साह हमारे अंदर बढ़ता है तो काम में रुचि पैदा होती है। काम में रुचि पैदा होती है तो व्यक्ति उस काम में संलग्न हो जाता है, और संलग्न हो जाता तो वो लगातार करता 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 फिर वो जो है काम की रुचि ही काम की थकावट को समाप्त कर देती है। यही इसमें बताया है कि काम के प्रति रुचि, काम के प्रति इंटरेस्ट काम की थकावट को समाप्त करता हुआ चला जाता है। एक स्थिति तो वह है कि काम से थोड़ा सा थके तो बिल्कुल एकदम जो है अब लगा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, तो वो भी ठीक है, आराम करने के बाद में फिर काम में शक्ति के साथ लग गए। और एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें इसमें इतना आनंद आ रहा है कि एक काम करते करते जो है जैसी एक स्थिति पे आए, थकावट महसूस महसूस होने लगी, तो अगले काम के प्रति रुचि जो है उस थकावट को समाप्त कर देती है। एक स्थिति यह होती है। तो इसमें यही बताया गया है कि जीवन में जितना हो उतनी नियमितता को बढ़ाया जाए, अनियमितता को क्रम किया जाए। क्रमबद्धता और नियमितता हमारी शारीरिक मानसिक शक्तियों को बनाए रहती है, खर्च नहीं करती। एक दिन में बहुत काम किया, दूसरे दिन ढीले पड़े तो क्रमबद्धता टूटती है, इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्रमबद्धता ना टूटे, अनियमित और क्रमहीनता मनुष्य की शक्ति को वैसे ही सुखा देती है जैसे बरसाती नालों। बरसात आती है तो किनारे तोड़ता फोड़ता हुआ बढ़ता है आगे, और बरसात चली आती है तो फिर उसमें कुछ भी नहीं बचता। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें बताई हुई हैं। तो मेरा और भी भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपनी बात को इसमें जरूर रखें। राजेंद्र जी, भाई साहब का हैंड रेस था, कुछ कहना चाह रहे थे। जी भाई साहब प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब गुरुदेव ने दूरदर्शिता का प्रमाण इतना बढ़िया दिया है कि ये पुस्तक 50-60 साल पहले लिखी होगी, और उस समय न इतना शिक्षा का स्तर था, न इतना लोगों का मूड ऑफ होता था। लगता है गुरुदेव जैसे एकदम साक्षात इस समय बोल रहे हैं। जो शिक्षा का स्तर इस तरह से बढ़ा है, 50-60 साल पहले मेरे ख्याल से उच्च स्तरीय शिक्षा तो गांव में 2-4-10 लोग पाते थे, जो कि आजकल घर घर में है, बैठे बैठे भी डिग्रियां मिल रही हैं। उसका भी असर आ रहा है समाज पे। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो इसमें गुरुदेव ने लिखा, 50% लोग इससे ग्रसित है। तो हमको तो लगता है आज के समय में जो युवा वर्ग है वो 50 से बहुत ज्यादा है मूड ऑफ के मामले में, क्योंकि हमने अभी रीड किया बच्चों के साथ, कुछ बच्चों के साथ मिलने पे, कोई बच्चा आज तो बड़े मन से हमारे साथ खेलता है या पढ़ता है या कोई काम कहो तो करता है, लेकिन दूसरे दिन हमारा मूड नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि शिक्षा का स्तर कुछ इस तरह का हो गया है कि बच्चों का मूड तो शिक्षा पे पूरी तरह निर्भर हो गया है। ये क्यों इस तरह का लोड है, चाहे जो आपने कहा आधुनिकता है और इतनी सुविधाएं हैं, उसका भी एक कारण है। और इसको वास्तव में जो है मूड ऑफ होने का ये जो मानसिक रोग है, ये तो हमने देखा नए छोटे छोटे बच्चों में ये चीजें आ गई। आज मेरा मूड नहीं है खाने का, आज मेरा मूड नहीं है पढ़ने का, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये चीजें तो गुरुदेव ने जो लिखी उस समय, आज के डेट में बिल्कुल बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। इसमें दो चीजों लग रही हैं, एक शिक्षा का स्तर और दूसरे आधुनिकता। जो आपने बताया कि गाड़ियां और दुनिया भर का सब चीजें व्यवस्थित होने पे उसकी सर्विसिंग कराना, ये करना, ये वास्तव में बिल्कुल सत्य है कि हर समय आदमी परेशान रहता है। कभी कूलर लेके, कभी एसी लेके, कभी बल्ब लेके, कभी साइकिल लेके, स्कूटर लेके, कभी गाड़ी लेके, यानी उसे कुछ न कुछ प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट करती रहती है। तो इसका बहुत बड़ा कारण आधुनिकता भी है। जी भैया, यही चीज थोड़ी सी दिमाग में आई मेरे।
बिल्कुल भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें आधुनिकता कारण है और बच्चों का। तो हम इसमें ये देखें कि आपने बिल्कुल सही कहा कि गुरुदेव ने 50 वर्ष पहले इसको कैसे लिख दिया, है ना? तो इसको ये देखने वाली बात है। तो हम लोग इसको इस परिप्रेक्ष्य में, जबकि 50 साल पहले अपने यहाँ ये परिस्थितियां नहीं थी। बिल्कुल मूड नहीं। ऑफ होने की बात नहीं करते थे। हमारे दादाजी हाँ, जैसे लोग हुए, चाहे हमारे पिताजी उस समय, जी, जी। वो तो कभी ये शब्द कहते हुए नहीं सुने कि मूड ना, ऑफ हो गया मेरा। ना शिक्षा का इतना स्तर था, उच्च स्तरीय बहुत कम था जो है उस समय 60 साल पहले। हमारे गाँव जी में 2-4 लोग बीए, एलएलबी या इस तरह की शिक्षा ग्रहण करते थे, जो कि आज घर-घर में है। तो उसका भी एक असर है, शिक्षा इतनी ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से लोगों को मूड ऑफ होने का एक रोग लग गया, शिक्षा का ही कारण समझ में आता है। जी। इसमें भाई साहब हमें ये भी लगता है कि गुरुदेव भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने जो है पश्चिम, जब एक व्यक्ति उसमें अर्थो अर्थ प्रधान, जिसको ये कहना चाहिए अर्थ प्रधान जो जीवन था, उस दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। तो गुरुदेव ने देखा कि 60-70 पहले विदेशों में जो स्थिति थी, उसको बिल्कुल ठीक ठीक गुरुदेव ने महसूस कर लिया। और उन्होंने कहा कि यही, कि इस जिस दिशा में जो है ये लोग पश्चिम के लोग भागे जा रहे हैं, कल को भारत के लोग भी उसी दिशा में भागने की तैयारी कर रहे हैं। और उस समय उन लोगों को ये समस्याएं थी। अगर हम लोग ये देखें तो गुरुदेव ने जो सारे उदाहरण दिए हैं, वो चाहे उनके मनोवैज्ञानिकों के हों, चाहे वो वैसे उदाहरण हो, वो ज्यादातर लोग पश्चिमी लोगों के हैं। पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों के उदाहरण है और पश्चिमी लोगों के अधिक उदाहरण है। जी, क्योंकि जी। गुरुदेव पश्चिम जगत को बड़ी भली भांति, गुरुदेव का ये जो वैश्विक ज्ञान था ये बड़ा विस्तृत था। तो उन्होंने कहा कि ये सेम चीजें जो है बिल्कुल जो आज पश्चिम में चल रही हैं, और उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से देख लिया था कि भारत भी उसी अंधी दौड़ में भागता चला आ रहा है। तो कल को जरूर ये चीजें, ये हम लोग के परिप्रेक्ष्य में हम लोग के सामने आएंगी। तो इसको भी एक ये समझा जा सकता है कि गुरुदेव ने उस परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीजें लिख दी हुई हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आप। जी, क्योंकि जो स्थिति 50-60-70 साल पहले जो अंग्रेजों के काल में जो स्थिति उस समय अंग्रेजों के समय में उनके साथ में हुआ करती थी, तो आज बिल्कुल सेम सेम हमारे साथ में बिल्कुल होती है। तो लगता है गुरुदेव उसको देख चुके थे कि जो इनको इनके साथ में है वही हम लोगों के साथ में भी आगे आने वाला है, क्योंकि इसी अंधी दौड़ में हम लोग भी भागते हुए चले जा रहे हैं। तो और गुरुदेव ने, जी जी, अर्चना दीदी, मूड प्रणाम दीदी। ऑफ होने का कारण जो भैया कह रहे हैं, शिक्षा या और भी बहुत कुछ, शिक्षा एक कारण हो सकता है। लेकिन जो मुझे लगता है आज की स्थिति में परिवार में रह के भी हम एकाकी जीवन जी रहे हैं, जहाँ कोई जब सुनने या समझने वाला नहीं होता, तब भी आप कह सकते हैं कि मूड ऑफ है। मूड ऑफ मतलब मन ना लगना। पहले होता था ना, मन नहीं कर रहा है, तो मन नहीं कर रहा मतलब आप किसी से अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब हमको कुछ कहना है, सामने वाला सुनेगा भी या नहीं सुनेगा। शायद वही कि जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन सुनने और समझने वालों की संख्या कम हो गई। और काम का बोझ है, तब पहले भी होता होगा, क्योंकि ज्यादातर अगर हम थोड़ा पहले की बात करें नहीं दीदी, तो थोड़ा लोग, सा 1 सेकंड हम आपको रोकना चाहेंगे। कोई नहीं जो भैया। बच्चों का बोझ आज के डेट में है, वो उस समय नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बच्चे भैया 3 बच्चों सब्जेक्ट पर बोझ पढ़ते थे। डाला हमने है। इसीलिए हमने शिक्षा का नाम क्यों लिया कि आज जब मेरे घर में जो बच्चे हैं या मेरे संपर्क में जो बच्चे आते हैं, 2 दिन बड़ा मन करेगा उनको, चलो बगीचे में चलते हैं, चलो खेलते हैं, चलो पढ़ते हैं। फिर तीसरे दिन देखता है वो बच्चा कटने लगता है। यानी उसका दिमाग बस मूड वाली बात हुई, फिर वो नहीं आता, फिर वो आएगा, एक दिन आएगा, अच्छा आज चलते हैं। ये चीजें पहले बच्चों में क्या था, हम लोग 10-10 साल 5-5 साल याद है स्कूल से आने के बाद बस्ता फेंकते थे और फील्ड में निकल जाते थे।
तो ये तो मूड की बातें नहीं होती थी, वो इंटरेस्ट कभी कम नहीं होता था। आज बच्चों का वो इंटरेस्ट इतना तेज फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे कहीं न कहीं शिक्षा है, क्योंकि उनके साथ अभी सभ्यता की बात नहीं है, आधुनिकता की बात नहीं है। कहीं न कहीं शिक्षा का स्तर चाहे बूझ ला, चाहे दिमाग पे इस तरह की चीज़ें डाल कि अभी मूड करता है, अभी नहीं करता। इसलिए हमने शिक्षा को इसमें लिया। ये आधुनिकता तो इसमें बहुत बड़ा कारण है, अमन भैया ने जो बताया। नहीं, जी जी भैया, लेकिन हम शिक्षा को देखें ना, पहले हमारे यहाँ, मुझे याद है, मैं 2 साल या 3 साल की उम्र में पढ़ने नहीं गई। मेरे कोई भी भाई बहन 2 या 3 साल की उम्र में पढ़ने नहीं गए। जी, जी। आज बच्चा जैसे ही बैठने लायक होता है, बच्चे को हाँ हम जी, प्रेप जी। में भेजेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हम भेज रहे हैं ना। जी, हमारे जी, बच्चे जी। को जैसे बोलना शुरू हो, उसे हिंदी की कविता आए ना आए, लेकिन उसे जॉनी जॉनी यस पापा जरूर आना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही तो कहा। ये इसीलिए, नहीं जो तो हमने अभी इसमें अभी तो हम लोग सारा बात कर दोष रहे अपना थे। है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जो हम बात कर रहे थे, सुनने वाला नहीं है या समझने वाला नहीं है। हम बच्चों जी, की भी जी। बात करें, बच्चे पर शुरू से ही हम अपने सपने लाद रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। जब बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और वो इंटरेस्ट तब होगा जब उसे छोड़े कि बेटा ये चीजें हैं, हम एक हुँ। मार्गदर्शक बने, हम उसके भाग्य विधाता ना बन जाए। जी, जी। और हम अपने तो बन नहीं पाए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है जैसे हमारे माँ बाप ने कहा, हम भी ऐसे ही करेंगे। माँ बाप के अपने संसाधन लिमिटेड रहे होंगे, या जो भी रीजन है मुझे नहीं पता, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना परिवेश है, अपने अनुभव है। या हमारे सामने उस समय सुविधाएं भी उतनी नहीं थी। अगर हम बैक में जाकर देखें तो बच्चे साइंस पढ़ते थे, कॉमर्स पढ़ते थे, आर्ट्स पढ़ते थे। साइंस में इंजीनियरिंग हो गया, और ये आपका आईआईटी एमएनआर, प्राइवेट जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब बच्चा जब आईआईटी एमएनआर रुड़की ये सब नहीं निकाल पाया, तो भैया आप सीधी सीधी बीएससी करो। आज की डेट में हमारे पास पैसा हो या ना हो, हम लोन लेते हैं, एडुकेशन लोन लेते हैं, और बच्चे को उठा के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में झोंक देते हैं। अब बच्चा जी, घर से दीदी, निकलता इसीलिए है। गुरुदेव ने पहली लाइन में ऊपर लिखा है, सभ्य एवं शिक्षित। सभ्य एवं शिक्षित इसीलिए उन्होंने लिखा है, ये दोनों चीज़ जो भैया ने कहा पश्चिमी देशों में जिस समय था, वो सभ्यता और जो शिक्षा थी, अब वो उस तरह से उनके मूड ऑफ होते थे। वो चीज़ हमने अडॉप्ट किया है। जो जी आज हमने दोष हम लोग का है कि हमने बच्चों के साथ वो पश्चिमी सभ्यता को ले आए, शिक्षा या जो भी के रूप में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा। तो वही तो बात है ना भैया, क्योंकि मूड ऑफ आज की डेट में वही सुनना और समझना नहीं है, जो मुझे लगता है। बाकी हर एक का अपना अनुभव है। जैसे आज मेरा मेरा तो छुट्टी का दिन था, शनिवार था, बड़ा अच्छा दिन होना चाहिए था मेरे लिए। कोई ऐसा वर्क प्रेशर कभी मैंने लिया ही नहीं। ठीक है, जो है सुबह जाना है, शाम को आना है, दिन भर अपना ड्यूटी करना है। पर आज सुबह माला करने बैठी हूँ, तब से मुझे नहीं पता क्या ध्यान आया है, और काम सारी कर रही हूँ। कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन विचलन रहा, और अब भी वो विचलन है। तो अस्त व्यस्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी विचलन है। तो विचलन होना अलग कहानी, मुझे जो लगता है, कारण समझ में आता है नहीं आता है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा सुनना और समझना शुरू कर दें, या परिवार में रह के जो एकाकीपन है उसे खत्म करें, परिवार में है तो परिवार में रहें, उन्हें सुने समझें, शायद थोड़ा सा परिवर्तन हो। बाकी धन्यवाद भैया। दीदी, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं सब लोग। हम लोग का कितना बड़ा परिवार है। हम लोग रोज 1 घंटा बैठ के आपस में बात करते हैं, अपनी बातों को, अपनी चीजों को शेयर करते हैं, है ना। तो हम हम लोग तो भैया कभी वाकई सौभाग्यशाली हैं, लेकिन बात हो रही है, हम चंद लोग हैं। चंद लोग ही बड़ा परिवर्तन करते हैं। एक जो है बम विस्फोट होता है तो बहुत सारे क्षेत्र को कवर कर लेता है। तो इतने बम फट जाएंगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो इसलिए
लेकिन ये वास्तव में गंभीर समस्या है और धीरे धीरे करके जो है इसके समाधान भी मिलते जा रहे हैं। तो कम से कम हम लोग को इसके समाधान तो मिल रहे हैं। जब मिल रहे हैं तो हमें कम से कम ये तो मालूम रहेगा कि सामने वाला जब ये समस्या हमारे सामने लेके आएगा तो हमें क्या बताना है उसे, है ना। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये अभी इस समय के स्वाध्याय का। जी, शांतिलाल पटेल भैया। भैया मेरे दो इसमें वो निकल के आ रहे हैं कि एक तो इसमें लिखा था वो किसी अंग्रेज वैज्ञानिक ने कि हम अपने दिमाग का केवल 50% ही उपयोग कर पाते हैं। वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जितने भी ये विदेशी लेखक हुए ये एक बात लिखते रहे बार बार कि हम 50% ही उपयोग कर पाते हैं। और दूसरा ये है कि मैंने अभी एक किताब पढ़ी थी उसमें लिखा था कि एक कोई इटली का था या कहीं का भी था, उसने उसकी दो बच्चियां थी और बचपन से उसने एक ही बात सोची थी कि मुझे इनको बैडमिंटन की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनाना है। जब वो धीरे धीरे समझदार हुई तो उनके कमरों में बैडमिंटन के वो सब सामान टांग दिए गए। जब वो उन्होंने खेलना प्रारंभ किया बचपन से ही तो उनको उनके हाथ में सीधे वो बल्ले ही थाम दिए बैडमिंटन के। और एक दिन जाके वो दोनों अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनी। तो फिर ऐसा कैसे हो गया जब उनके पिताजी माताजी ने तो सोचा कि इनको हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चैंपियन ही बनाना है, तो वो कैसे बन गए? अगर उनके पिताजी माताजी ने वो चीज उन पे थोपी तो वो कैसे बनी फिर? जी भैया। जी भैया, इसको थोपना नहीं कहा जाता है ना। हम लोग ये भी देखें कि इसको गढ़ना भी कह सकते हैं हम लोग। माता पिता एक तो ये होता है कि अपने फेलियर्स को जो है मान लीजिए हम सक्सेस नहीं हो पाए तो अपनी संतान में उसको करवाने के लिए, उसको देखने के लिए, वो चीज को देखने के लिए उस पर एक अननेसेसरी प्रेशर डाल दें, भले उसमें वो क्षमता है कि नहीं है ना। भले उस संतान में वो क्षमता है कि नहीं है। अगर हम मान लीजिए आईएएस नहीं बन पाए तो लेकिन हम पूरा का पूरा अपना जो है प्रेशर झोंक दें उनके ऊपर कि तुम्हें तो आईएएस ही बना है। इसको थोपना कहते हैं। एक होता गढ़ना, जो शुरू से जो है गढ़ाई की जाती है और उसके लिए वैसा वातावरण, उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाता है। इसी को कहते हैं संस्कार परंपरा। नेपोलियन बोनापार्ट का हम लोग एक उदाहरण जानते हैं, सती मदालसा का उदाहरण जानते हैं। उन्होंने उस प्रकार से बच्चे के पैदा होने से पहले ही उन्होंने तय किया, है ना, कि हमें जो है इनको ये बनाना है। चाहे हम इसको नेपोलियन बोनापार्ट को देखें, चाहे हम लोग जो है सती मदालसा को देखें, चाहे हम शिवाजी की माँ को देखें, है ना, चाहे किन्हीं को भी देखें, जितने भी हमारे ये महापुरुष लोग हुए हैं जिनको उनके माता पिता ने गढ़ा है, तो उनके लिए क्या किया गया कि पहले खुद तपश्चर्या की, पहले तपश्चर्या की, अपने चिंतन चरित्र व्यवहार को वैसा बनाया, फिर उसके बाद में उनके आसपास में उस वातावरण को विनिर्मित किया। उस वातावरण को विनिर्मित करने के बाद में उसके लिए रुचि पैदा की उन बच्चों में, और फिर रुचि पैदा करने के बाद में उनको जो संसाधन उसके लिए चाहिए थे उन्होंने वो सारी चीजें जुटाई। ये होता गढ़ना, शेप देना। बचपन से जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को शेप देता है ना, तो वो जो है गीली मिट्टी को धीरे धीरे शेप देता है, वो उस सांचे में ढाल देता है। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं कि दोनों जो है बैडमिंटन की ये इंटरनेशनल लेवल की ये बनी, तो उनके माता पिता ने बड़े पहले से तैयारी कर ली थी। जैसे कभी कश्यप अदिति ने तैयारी करी थी कि हमें भगवान राम को लाना है, तो कई जन्मों पहले तपश्चर्या चालू कर दी थी, है ना। तो इसको इसीलिए हम जब बोलते हैं तो यही बोलते हैं, आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी, है ना। ये नहीं होता आओ थोपे संस्कार, ऐसा नहीं करते ना कि संस्कार थोप दिए हैं उन पे। थोपने का मतलब क्या हो गया कि हमारे आचरण में वो चीज तो है नहीं। अब जो है ये इनके इन प्रकार किसी तरीके से हम अपने संतान पे लाद दें, पूरा दबाव डाल दें कि तुम्हें ये करना ही करना है ना, वो थोपना हो जाता है भैया। और गढ़ना और थोपने में बड़ा जो है ये फर्क रहता है भैया। तो मुझे लगता है कि एक चीज का समाधान कुछ, मुझे लगता है कुछ हुआ होगा इसमें। जी जी भैया जी। तो गढ़ने के लिए माता पिता को वैसा आचरण करना पड़ता है, वैसा वातावरण बनाना पड़ता है। और थोपने में तो ये होता है माता पिता का आचरण वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि संतान उनका ये कर दे। ये वाली चीज है। पहला पहला क्या चीज थी भैया आपकी, जो इसमें आपने कहा कि 50% कैसे यूज करते हैं, वो हमें समझ में नहीं आया। ये वाली चीज थी ना भैया। ज्यादातर अंग्रेज लेखक ये लिखते हैं कि हम हमारे दिमाग का 50%, 20%, 10% ही यूज कर पाते हैं बस।
तो इसका 10% 50% यूज करना और 50 नहीं यूज करना, मतलब उन्होंने आध्यात्मिकता में लिखा है या अपनी सामाजिकता में किस में लिखा है, वो समझ में नहीं आता। उन्होंने अपनी एक समझ के हिसाब से, जो उन्होंने मनोवैज्ञानिक तथ्य के हिसाब से भैया इस बात को लिखा है ना। लेकिन अगर हम ये देखें तो 50% तो बहुत अधिक हो गया। आइंस्टाइन स्तर के वैज्ञानिक जो अपने दिमाग का जो है कहते हैं कि 7 या 8% वो लोग प्रयोग कर पाए बहुत गहनता के स्तर में जाके। इस दिमाग की क्षमताएं असीम है, मनुष्य के अंदर असीम क्षमताएं हैं, और वो असीम क्षमताओं का अनावरण जो है ये केवल 2 से 3% क्षमताएं जो उसकी उतनी खोल दी जाती हैं जिससे वो अपना सामान्य जीवन यापन के लिए संसाधन जुटा ले, है ना। और ये 2 से 3% में करता रहता। हम एक चीज को सोचें भैया, बड़े इसको ध्यान से सोचें कि हम अपने पूरे दिन में कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत अधिक दिमाग लगा रहे हैं। सारे काम तो ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता। हम करते करते इतना अभ्यस्त हो जाते हैं किसी काम को। गाड़ी चलाने में हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, कहीं पैदल जा रहे हैं वहां हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, अपना जो है दैनिक ये काम करें उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। बहुत कम समय ऐसे होते हैं जहां हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। तो 24 घंटे में अगर ये सोचें कि अपने मस्तिष्क का गहन प्रयोग हम कितना कर पाए, है ना, इसी को सोचें कि कितने मिनट हमने या कितने घंटे हमने अपने मस्तिष्क का गहन प्रयोग किया जिसमें हमारा मस्तिष्क पूरी तरीके से उसी कार्य में इन्वॉल्व। और थोड़ा सा भी मस्तिष्क का हम लोग ये देखते हैं ना कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ये सब वाले होते हैं उनकी कुछ 1 या 2 घंटों की उनकी जॉब होती है केवल। पूरे उनको 1 या 2 घंटे जॉब करना होता है क्योंकि 1-2 घंटे उनको इतना गहन उसमें मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ता है कि थोड़ा सा भी गड़बड़ी करने से, जो लोग ये ट्रेन का ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने से वो पूरा का पूरा कहीं से कहीं ट्रेन भिड़ सकती है, कहीं से कहीं प्लेन आपस में भिड़ सकते हैं या कहीं कहीं जा सकते हैं, है ना। उनको मस्तिष्क की गहन क्षमताओं का प्रयोग करना पड़ता है उतने समय में, और उतने समय में ही थक जाते हैं वो। हमारे ऋषियों ने, गुरुदेव ने गहन क्षमता का प्रयोग किया। वो जब लिखते थे तो 1-1 घंटे में पानी तब पीते थे, एक पुस्तक लिख के, जो एक फोल्डर लिख के पूरा जो है 1 घंटे में फिर पानी पीते थे। ये उनकी मस्तिष्क की क्षमता। इतनी जो 3200 किताबें लिख दी है, इतनी बड़े बड़े इन्होंने ग्रंथ लिख दिए जिसको हमें 6 महीने हो गए पढ़ते हुए, अभी तक इसको समाप्त नहीं कर पाए। और कितना है अपने मस्तिष्क में हम इसको बैठा पाए हैं। और जिस व्यक्ति ने इस किताब को लिखा होगा उसका दिमाग कितना काम कर रहा होगा हम लोग समझ सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि तो यही कहते हैं कि मनुष्य अपनी 2 से 3% क्षमताओं को ही प्रयोग करता है भैया। यहाँ बहुत अथाह क्षमता है, अनंत क्षमता है मनुष्य के अंदर भाई। जी शांतिलाल भैया। तो भैया जैसे अगर आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक का ही इतने से परसेंट हुआ, तो फिर इसके क्या प्रमाण है कि इसका किसी ने 80, 90 या 100% उपयोग किया होगा? हमारे ऋषियों ने किया ना, गुरुदेव जी ने किया। देखिए कितना प्रयोग कर लिया अपने दिमाग का। अपने जी दिमाग का इतना प्रयोग करके ही तो उन्होंने ऐसा कर दिया ना। 80 वर्ष की आयु में 800 वर्ष का, अगर 5 व्यक्ति 800 वर्ष तक अगर वो उतना काम करते रहेंगे तब भी इतना काम नहीं कर पाएंगे। जी। हाँ, तो ये फिर ये मेरे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था। तो कितना उन्होंने कितना ये किया। इस वांग्मय को हमें पूरा याद करना पड़ जाए तो हमें कितने साल लगेंगे इसमें पीएचडी करने में, है ना। और गुरुदेव ने ऐसे ऐसे 108 वांग्मय लिख दिए, तो बताइए कितना काम किया होगा उनका मस्तिष्क। हमसे कम से कम 100 गुना ज्यादा उनका मस्तिष्क काम किया होगा। तो अगर हम 3% यूज कर रहे हैं, 2% यूज कर रहे हैं, तो वो 200 गुना यूज करते होंगे। जी 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 भैया। तो ठीक है भैया, तो मुझे लगता है समय भी हो गया है। तो आज का विषय बहुत अच्छा था, मैं बार बार इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। और सूत्र मिलते जा रहे हैं हमें। हमें इसको बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि हम पढ़ ले रहे हैं और पढ़ के जो ये समाप्त हो जा रहा है। ये हमें सूत्र मिलते जा रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठते जा रहे हैं। जिस दिन हमें इसकी आवश्यकता होगी हमारा अचेतन मन जो है ये समाधान को हमारे सामने प्रस्तुत कर देगा। और जब लोग बिना समाधान के जो है अपना ये कर लेते हैं, वो गलत उसमें चले जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते, उभर नहीं पाते, हम लोग सही समाधान के साथ में परेशानियों से उभर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा इसका फायदा है स्वाध्याय का।
तो इसी के साथ में बहुत बहुत आभार आज के स्वाध्याय के लिए आदरणीय हरदेश जी को और रामेंद्र जी को आज के वाचन के लिए एवं सार प्रस्तुतिकरण के लिए। तो इसी के साथ हम लोग आज का विषय को ही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया।